गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा मेंस रिया। एक टर्म यूज की जाती है एक्टस नॉन पेसिट रियम निसी मैन सिट रिया। ठीक है, कोई भी एक्ट है हमारा, एक्ट विदाउट गिल्टी माइंड, वो कभी ऑफेंस नहीं होगा जब तक मेंस रिया की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, मेंस रिया हमारा स्टेटस माइंड है। अगर माइंड इनोसेंट है तो ऑफेंस नहीं होगा। अगर माइंड में ही कुछ है जिसकी वजह से हमारा जो एक्ट कंडक्ट है वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। इसको कुछ ओल्ड केसेज हैं, प्रीवी काउंसिल ने इनको डिफाइन किया हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो मेंस रिया का मीनिंग है गिल्टी माइंड। ठीक, इसमें फर्स्ट केस है अपना रेग वर्सेस प्रिंस 1875 LR2 CCR में ये लिखा हुआ है। पेज नंबर है इसका 154। ठीक है, इस केस में क्या था, जो प्रिंस हेनरी है, प्रिंस हेनरी ने अबडक्शन किया एक गर्ल का। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 18 ईयर से नीचे के जो बच्चे होंगे, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 साल से कम है, उसका तो होता है किडनैपिंग। वो किडनैपिंग की डेफिनेशन में कवर होते हैं। ठीक है, और 18 से अबोव वाले हैं वो होते हैं अबडक्शन में। ठीक है, उसका एक रीजन ये है कि 18 से बिलो के जो लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको छोटा माना गया है। उनका मेंटल स्टेटस इतना नहीं डेवलप हुआ कि वो अच्छे और बुरे को डिफाइन कर सके, इसलिए उसको ये दो कैटेगरी बनाई गई है, 18 अबोव और बिलो 18 की। प्रिंस हेनरी ने एक गर्ल को अबडक्ट किया। उसने ये माना था कि इस लड़की की उम्र 18 साल होगी। ठीक है, 18 प्लस में ही है, ऐसा उसने सोचा। उसकी फिजिकली अपीयरेंस से ऐसा लगा था कि ये एज 18 प्लस में है। लेकिन जब ट्रायल चला तो उस गर्ल की एक्चुअल एज निकली कितनी, 16 ईयर। ठीक है, तो बिलो 18 ईयर के जो लोग बच्चे हैं वो कवर को किस में होते हैं, किडनैपिंग में। ठीक है, तो लेकिन इसमें फिर दोनों में एक डिफरेंस हो रहा जाता है। किडनैपिंग के केस में हमें कंसेंट चाहिए गार्जियन की। ठीक, अगर गार्जियन की कंसेंट है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को हम कहीं लेके जा रहे हैं, तो उस केस में हमें कंसेंट चाहिए गार्जियन की। अगर गार्जियन की कंसेंट अब्सेंट है तो उस केस में वो बन जाएगा ऑफेंस किडनैपिंग का। लेकिन अबडक्शन में क्या है, जो 18 प्लस की एज के हैं, उसमें कुछ तरह के इस तरह के प्रलोभन दिए जाएं कि आदमी खुद चल पड़े साथ में। उसको लगे कि मेरा ही प्रॉफिट है इसमें, कुछ ऐसा शो किया जाए, कुछ ऐसा नाटक ड्रामा किया जाए जिससे उसे लगे कि वो खुद चला जाए। तो यहाँ पे प्रिंस हेनरी ने कुछ ऐसा किया इस गर्ल को कि वो अपनी मर्जी से अपने घर से निकल के प्रिंस के साथ चली गई। ठीक है, बाद में पकड़े गए कहीं पे। पकड़ने के बाद जब केस चला तो ये बोले कि ये तो 18 साल की एज की है, तो मेरा केस किडनैपिंग का नहीं अबडक्शन का बनेगा। ये अपनी मर्जी से गई है, अपने प्रॉफिट के लिए गई है, लेकिन उसकी एक्चुअल एज ऑन पेपर 16 ईयर थी। तो उस वजह से फिर क्या हुआ, ये किसके केस कौन सा बना, किडनैपिंग का। और किडनैपिंग का केस बनाने के लिए फिर क्या चेक किया, मेंस रिया, गिल्टी माइंड क्या थी। तो यहाँ पे क्या है, किडनैपिंग के केस में कंसेंट लेनी होती है गार्जियन की। गार्जियन की कंसेंट ली नहीं गई थी, तो इसलिए वो अपने आप में क्या हुआ, अपने आप में क्या बन गया, ऑफेंस है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, क्योंकि गार्जियन की कंसेंट नहीं ली गई। और इनका जो मेंस रिया था, मोटिव क्या था, इस बच्चे को घर से लेके जाने का था। आगे पर्पस क्या था वो तो वहीं जाने, लेकिन फिर भी प्रीवी काउंसिल ने मान लिया या कोर्ट ने माना कि आपकी इंटेंशन क्या थी, वो गलत थी, गिल्टी माइंड था, आपका जो ऑब्जेक्ट था वो गलत था, इसलिए ये सब किसके अंदर कवर होगा,
मेंसरिया की डेफिनेशन में कवर होगा। गर्ल अपनी मर्जी से गई, वो यहाँ से अपने आप ही हम नहीं मान सकते क्योंकि उसकी एज 16 ईयर है और फादर की कस्टडी से ले जाने के लिए फादर या गार्जियन जो है उनकी कंसेंट जरूरी है, जो कि इस केस में ली नहीं गई। इसलिए ये क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस बना किडनैपिंग का। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग केस है अपना, वो है क्वीन वर्सेस टोल्सन 1889, 23 क्वीन बेंच 168 है इसका। मिस्टर एंड मिसिज टोल्सन की मैरिज हुई 1880 में। मिस्टर एंड मिसिज टोल्सन की मैरिज 1880 में हुई, दोनों की मैरिज हुई थी। 81 में जो मिस्टर टोल्सन थे वो अपनी वाइफ को छोड़ के अमेरिका चले गए, ठीक है, उन्होंने डेजर्ट कर दिया। हिंदू मैरिज एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, मोहम्मदन लॉ में भी, क्रिश्चियन लॉ में डिजर्सन एक ग्राउंड है डिवोर्स का। 1881 में मिस्टर टोल्सन मिसिज टोल्सन को छोड़ के चले गए। 87 तक मिसिज टोल्सन ने मिस्टर टोल्सन का वेट किया और जितनी इंक्वायरी वो कर सकती थी, जिस लेवल पे भी, जहाँ जहाँ जानने वाले लोग थे उन सब से उसने कांटेक्ट किया, तो मिस्टर टोल्सन के बारे में कुछ नहीं पता चला कि ये कहाँ है, किसी ने उनको देखा नहीं था। लेकिन 87 के एंड में मिस्टर सेवन ये आए मिस्टर टोल्सन, तब तक मिसिज टोल्सन थी। मिसिज टोल्सन ने इनका इंतजार करते हुए 87 में सेकंड मैरिज कर ली, दूसरी मैरिज की। मिस्टर टोल्सन जब आए, इन्होंने बाइगेमी का केस फाइल किया अपनी वाइफ के अगेंस्ट कि मैं जिंदा हूं और मेरी वाइफ ने सेकंड मैरिज कर ली। हालांकि अब देखो, मिसिज टोल्सन ने कोई गलती नहीं है, छोड़ के मिस्टर टोल्सन इसको गए थे, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने 6-7 साल इनका इंतजार किया। इंतजार करने के बाद भी अगर वो नहीं आए, इनके बारे में कुछ नहीं पता चला, फिर उसके बाद इसने, मिसिज टोल्सन ने सेकंड मैरिज की थी, लेकिन मिस्टर टोल्सन ने आके इनके ऊपर बाइगेमी का केस फाइल कर दिया गया। यहाँ पे गिल्टी माइंड नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है कि मिस्टर टोल्सन को कोई नुकसान पहुंचाना है, कोई इसी तरह की टोन्सिल, ये मिसिज टोल्सन की कोई इस तरह की प्रजम्पशन नहीं है कि इनकी एब्सेंस में मुझे कोई बेनिफिट लेना है। लंबे इंतजार के बाद इसने सेकंड मैरिज की थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इसको गिल्टी माना कि आपकी गलती है। उसका रीजन क्या रहा कि जब ये डिजर्सन है, ये ग्राउंड डिवोर्स का है, तो आप डिवोर्स लेके फिर सेकंड मैरिज करते हैं, ठीक है, ये इनकी गलती रही। लेकिन उसके बाद भी ये इनोसेंट थी, गिल्टी माइंड इनका नहीं था, मेंसरिया एब्सेंट थी, फिर भी कोर्ट ने इनको 1 दिन की इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी थी। हालांकि कोई गलती नहीं थी इनकी, लंबे इंतजार के बाद मैरिज की थी, बट डिवोर्स नहीं था लीगली। उसकी वजह से बाइगेमी के केस में इनको 1 दिन की कोर्ट ने उस टाइम पे सजा दी थी। नेक्स्ट केस है हमारा आर वर्सेज सोर्ट, ठीक, 1950 SR 280। ये भी एक ब्रिटिश केस है। इसमें कोर्ट ने डिफाइन किया कि किसी भी क्राइम की 2 स्टेज हो सकती हैं। पहली क्या है, मेंसरिया प्रेजेंट है लेकिन एक्टस रियस एब्सेंट है। माइंड में तो है, प्लानिंग भी है, सब कुछ सोच लिया पूरी तरह, लेकिन एक्टस रियस एब्सेंट नहीं है। जब तक एक्ट नहीं होगा तो ये अपने आप में कंप्लीट ऑफेंस नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में मेंसरिया इंडिविजुअली भी पनिशेबल है। वो कौन सी है, प्रिपरेशन फॉर डकैती, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, जैसे 120B है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, वो अपने आप में पनिशेबल है क्योंकि वहाँ पे मेंसरिया प्रेजेंट है कि हमें ये काम करना है, काम किया नहीं है लेकिन उसकी प्रिपरेशन ही अपने आप में ऑफेंस है। दूसरा है एक्टस रियस, एक्ट हो गया, काम हमने कर दिया अपना, जो मिशन था वो हो चुका, लेकिन मेंसरिया की एब्सेंस थी। जब तक मेंसरिया नहीं होगी कोई भी एक्ट, ऑफेंस नहीं हो सकता। इसलिए
हम ये कह सकते हैं कि मेंस रिया को डिफाइन करना इतना इजी नहीं है, ये केस टू केस डिफर करती है और हर केस के अपने अलग अलग फैक्ट और सर्कमस्टांसेस होती हैं, सोसाइटी के भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, तो इसको डिफाइन करना उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट केस हमारा नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 43। इस केस में नथुलाल के केस में क्या हुआ, नथुलाल के अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल हुई सेक्शन 7 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर। नथुलाल ने क्या किया था, कुछ फूड ग्रेन थे उनको स्टोर किया था अपने पास। फूड सप्लाई ऑफिसर्स थे, सिविल ऑफिसर्स थे, उनकी रेड पड़ी और उसके पास फूड ग्रेन एक लिमिट से ज़्यादा मिला क्योंकि स्टोरेज का लाइसेंस इसके पास नहीं था। लेकिन नथुलाल ने फिर अपनी प्ली दी कोर्ट में है कि मैं जब ये फूड स्टोर किया उससे पहले मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था और मेरी प्रजम्पशन ये थी है कि मेरा लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा क्योंकि टर्म कंडीशन जितनी है वो सब मैंने पूरी की है। तो कोर्ट ने ये प्रजम्पशन किया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, नीचे तो इनको पनिशमेंट हो गई थी। तो ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में आए नथुलाल, तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जेक्शन ये थी कि यहाँ पे मेंस रिया की एब्सेंस थी, इन्होंने किसी प्रॉफिट के लिए फूड ग्रेन्स को स्टोर नहीं किया था और जो लीगल प्रोसीजर है लाइसेंस का, लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ये प्रजम्पशन है कि लाइसेंस इनको मिल जाएगा क्योंकि लाइसेंस इनका रिजेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर गिल्टी माइंड ये नहीं है, इनोसेंट है, ये अपना काम लीगल तरीके से कर रहे थे। लाइसेंस मिलने में कुछ डिले हुआ, वो स्टेट का पार्ट है, इसलिए गिल्टी माइंड एब्सेंट है, तो ये उसके लिए लायबल नहीं होंगे। किसके अंडर, सेक्शन 7 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर। ये हमारा पार्ट था मेंस रिया का।